हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करें KTM Duke 390 2024 जनरेशन 3 के बारे में। इस वीडियो में हम इसके राइड रिव्यू के बारे में बात नहीं करें। ये वीडियो स्पेसिफिक है इसके डायनामिक्स, इसके परफॉर्मेंस एंड इसके अदर फीचर्स के बारे में। इसका राइड रिव्यू मैं अलग से अपलोड करूँगा। सो इफ़ यू वांट टू सी दैट यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। सो स्टार्टिंग विद द डिज़ाइन, एज यू कैन सी इसका डिज़ाइन कम्प्लीटली न्यू हो चुका है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। बट या स्टिल इसमें एक डूक वाला लुक है, लाइक बल्की एंड शार्प। पर्सनली आई लाइक द डिज़ाइन। मुझे ये डिज़ाइन काइंड ऑफ इंस्पायर्ड फ्रॉम Duke 790 या फिर 1290 जैसा लगा। इसका जो टैंक का फेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, इवन surpassing the headlight, but it looks really good on this bike. It makes the bike look bulkier. As I said the same thing on my last video, which is on Duke 250. Duke 250 and 390 का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट टू मेक देम लुक डिफरेंट KTM ने दोनों के कलर स्कीम पे एक मेजर डिफरेंस रखा है। कोई भी कलर स्कीम जो 390 में है वो 250 में अवेलेबल नहीं है। एंड अनदर डिफरेंस इज कि 250 में DRLs नहीं आते जो 390 में फ्रॉम द फैक्ट्री आते हैं। 250 में भी हम DRLs इंस्टॉल कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट फ्रॉम द फैक्ट्री। सो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ द लुक्स। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, डिज़ाइन पर्सनल प्रेफरेंस है। हो सकता है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो सकता है आपको डिज़ाइन पसंद ना आया हो। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं आया देन लेट मी नो एंड दी अदर पीपल नो कि आपको ये डिज़ाइन क्यों पसंद नहीं आया इन दी कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं इस बाइक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है इसका इंजन। इसके इंजन को चेंज कर दिया गया है टू ए ब्रांड न्यू इंजन विच इज़ कॉल्ड एज LC4C इंजन। विद दिस न्यू इंजन इस बाइक के डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज़ करके 399cc कर दिया गया है, जो कि पहले 373 था। इसके डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ इसके परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट आया है। अब ये 46 bhp एंड 39 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अभी इसका पावर मोड अर्ली स्टेजेस में आपको मिलेगा। लाइक अभी आपको 2000 या फिर 3000 RPM में भी अच्छा खासा पावर मिलेगा या फिर टॉर्क मिलेगा, जो कि पहले अबाउट 4000 RPM के बाद ही मिलता था। So it is good for city traffic. It is now more accessible for a bigger audience, I should say. अब बात करते हैं हम इसके ergonomics के बारे में। ड्यूक का सीटिंग पोजीशन हमेशा से अपराइट एंड कंफर्टेबल था। ऑल्दो ये एक क्रूज़र जितना कंफर्टेबल तो नहीं होगा, बट स्टिल इट्स कंफर्टेबल इनफ कि आप इसे डेली कम्यूटिंग एंड लॉन्ग टूर्स में यूज़ कर सकें। एज यू मे हैव नोन कि प्रीवियस जनरेशन के जो ड्यूक थे उनमें लोग लॉन्ग टूर्स करते थे, एंड दैट थिंग इज़ कंटिन्यूड इन दिस जनरेशन। आप इस बाइक को लेकर लॉन्ग टूर्स एज वेल एज डेली कम्यूटिंग ईजिली कर सकते हो विदाउट एनी इशूज़। विद दिस जनरेशन इसके सीट्स को और भी कंफर्टेबल कर दिया गया है, सो दैट यू विल फील नो पेन इन लॉन्ग राइड्स। एज वेल एज इसका जो फिनिशिंग है या फिर इसका जो टेक्सचर है उसे चेंज कर दिया गया है। एंड नाउ यूजिंग दिस टू न्यू मटेरियल्स इट लुक्स रियली प्रीमियम। Moving on to the most interesting part of this bike, which is its new features and the TFT console. पहले बात करते हैं इसके TFT console के बारे में। So this is a completely new TFT unit. Although ये यूनिट एकदम ही नया नहीं है और ऐसा नहीं है कि ये इसी बाइक में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। ये TFT यूनिट ऑलरेडी बिगर 790s एंड 890s में यूज़ होते हैं, बट नाउ इट्स द फर्स्ट टाइम कि इसे अंडर 500cc के किसी बाइक में ऐड किया गया है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इन फ्यूचर जो बाकी RC या फिर एडवेंचर के न्यू मॉडल्स आएंगे विद दी 399cc उसमें भी यही TFT को कंटिन्यू किया जाएगा एंड दी ओल्ड TFT विल बी डिसकंटिन्यूड। With this new TFT, we got heck lot of new features like launch control, lap timer and lots of things. मैं सबके बारे में डिस्कस करूँगा धीरे धीरे। पहले बात करते हैं हम लोग इसके लैप टाइमर के बारे में। लैप टाइमर एज यू नो, आप जितने ज़्यादा लैप्स करो आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। सो इट्स आई थिंक बेस लाइन फीचर जो हर सुपर स्पोर्ट या फिर एक स्पोर्ट बाइक में होना चाहिए एटलीस्ट। KTM has done it again. They have introduced the first in segment feature which is launch control. लॉन्च कंट्रोल बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम है जो कि आपको हेल्प करता है बाइक को हाई स्पीड में लॉन्च करने में एंड प्रिवेंट करता है किसी भी मिस हैपनिंग के होने से। जब आप बाइक को लॉन्च कर रहे होते हो सकता है आप इसे ओवरडेव कर दो लाइक 8-9,000 RPM एंड आप बाइक को कंट्रोल ना कर पाओ, और इन दैट सिचुएशन पीछे के व्हील में इतना ज़्यादा पावर जाता है कि वो ट्रैक्शन लूज़ कर देता है और पीछे वो व्हील स्पिन करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बाइक स्लाइड होकर किसी भी डायरेक्शन में आपको लॉन्च कर देगी एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस। या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि बाइक का पहला वाला व्हील पॉपअप हो जाए, वो कंटिन्यू आप उसे कंट्रोल ना कर पाओ और आपका क्रैश हो जाए। ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। जिससे ऐसे सिनेरियोस ना हो, ट्रैक्शन कंट्रोल आपके दोनों व्हील्स के स्पीड को कैलकुलेट करके ये डिसाइड करता है कि पीछे वाला व्हील स्पिन हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है इन दैट सिनेरियो यूजिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, वो पीछे वाले व्हील से पावर कट करेगा एंड
ट्रैक्शन कंट्रोल एंड राइड बाय वायर के कॉम्बिनेशन से वो आपको एक परफेक्ट लॉन्च करके देगा. दैट्स द बेसिक थिंग ऑफ ए लॉन्च कंट्रोल. In terms of other features, MTC, cornering ABS and all those things which are already available in the 390 series वो continued है. Like जो भी पहले RC 390 या फिर Adventure 390 में थे वो सारे फीचर्स को कंटिन्यू किया गया इसमें. So उनके बारे में मैं और डिस्कस नहीं करता हूँ. अब बात करते हैं हम इसके सस्पेंशन सेटअप के बारे में. सो फाइनली KTM ने अपने बाइक्स में एडजस्टेबल सस्पेंशन इंट्रोड्यूस कर दिया है. रियर सस्पेंशन अब ऑफसेट सस्पेंशन है जो कि एडजस्टेबल है फ्रॉम इट्स रीबाउंड एंड कंप्रेशन एंड सेम गोज विद द फ्रंट USDs. फाइनली KTM ने USDs को एडजस्टेबल कर दिया है आफ्टर सो मेनी ईयर्स. ऑल्दो ये फर्स्ट बाइक नहीं है KTM की ओर से जिसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन है. KTM ने इसे अपने एडवेंचर 390 स्पोक व्हील ब्रांड में इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट एज यू ऑल नो दैट बाइक कॉस्ट ए लॉट. सो फाइनली KTM ने अपने ड्यूक सीरीज में एडजस्टेबल सस्पेंशन इंट्रोड्यूस कर दिया है. आई होप कि इन फ्यूचर जो RC सीरीज आएंगे या फिर एडवेंचर के नॉर्मल स्टैंडर्ड वेरिएंट्स होंगे उनमें भी एडजस्टेबिलिटी मिलेगी. ऑल्दो ये USDs उतने ज़्यादा एडजस्टेबल नहीं है अनलाइक दी एडवेंचर 390 USDs जिसमें आपको 30 क्लिक्स ऑफ रिबाउंड एंड 30 क्लिक्स ऑफ कंप्रेशन मिलता है. इसमें आपको 5 क्लिक्स ऑफ रिबाउंड एंड 5 क्लिक्स ऑफ कंप्रेशन मिल रहा है. अब बात कर लेते हैं हम इसके छोटे मोटे चेंजेस के बारे में जो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं मेंशन कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो ब्रेक ऑयल रिजर्वर्स है, जो फ्रंट ब्रेक ऑयल रिजर्वर एंड द रियर ब्रेक ऑयल रिजर्वर, दोनों के डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है. स्पेशली द रियर ब्रेक ऑयल रिजर्वर विच इज़ नाउ ट्रांसपेरेंट लुक्स रियली गुड. अनदर थिंग इज़ कि अब इस बाइक में मड गार्ड नहीं आता है. मड गार्ड को रिमूव कर दिया गया है, but now the mud guard has been integrated with the tail section or the number plate section of the bike. हम इसे रिमूव कर सकते हैं, बट जो नंबर प्लेट के पीछे वाला सेक्शन है आई थिंक उसको रिमूव नहीं किया जा सकता है. ओनली द टेल सेक्शन या फिर जो एक्सटेंड करता है आपके टेल सेक्शन से नंबर प्लेट तक जहाँ पे इंडिकेटर्स कनेक्ट होते हैं उस वाले सेक्शन के जो मड गार्ड्स है उन्हें रिमूव किया जा सकता है. नाउ द फ्यूल कैप इज़ नॉट ए मेटल एनीमोर. मुझे इतना फील हुआ वो मेटल का लगा नहीं मुझे. ऑल्दो जब मैंने उसे खोला तो उसके नीचे वाला पार्ट जो था वो मेटल का ही था, बट जो उसका टॉप पार्ट था वो मुझे मेटल फील नहीं हुआ. बाय द साउंड ऑफ इट एंड द फील ऑफ इट इज़ नॉट लाइक मेटल. सो आई डोंट नो कि वो मेटल का है या नहीं, बट मुझे इतना उसका टच या फिर उसके साउंड से लगा वो मेटल का मुझे फील नहीं हुआ. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द बाइक यू कैन पुट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल रिप्लाई दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.